हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने अपने चैनल पे रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए पूरी ही सीरीज चलाई है, जहां पर जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके इन तरह के एग्जामिनेशन में और जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सभी को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं अपनी इस तरह की सीरीज में। तो सारे ही MCQ जितने भी समझाए जाते हैं उनको आप ध्यान से सुने, वीडियो को एंड तक देखें। बहुत कुछ अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी इन तरह की वीडियो से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है। मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली USA में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा ही कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अर्थवॉर्म्स इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज। अर्थवॉर्म्स को फार्मर्स का दोस्त क्यों बोला जाता है कि अर्थवॉर्म फार्मर्स के बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो देखिए, डिफरेंट ऑप्शंस में आपको पूछा गया है कि ये सॉइल को पोरस बना देते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, फंगीसाइड की तरह एक्ट करते हैं, या नन ऑफ दिस। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, इट मेक सॉइल पोरस। तो देखिए, जो भी बहुत सारे फार्म्स ऐसे होंगे जहाँ पर इन तरह के अर्थवॉर्म्स को, आपने केंचुओं को देखा होगा। अब देखिए, इनका काम बहुत सारे इनके पर्पस होते हैं इन तरह के अर्थवॉर्म के, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये काम करते हैं, सॉइल को पोरस बनाने का, सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, मेंटेन करते हैं। देखिए, हेल्दी सॉइल का, एक हेल्दी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने का काम किया जाता है इन अर्थवॉर्म्स के द्वारा। फार्मिंग और एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं इन तरह के अर्थवॉर्म्स को। सॉइल में छोड़ दिया जाता है ताकि वो सॉइल को उपजाऊ बना सकें, धीरे धीरे सॉइल की फर्टालिटी यानी उपजाऊ होती रहे सॉइल धीरे धीरे इनकी वजह से, और जिससे कि क्रॉप्स जो भी उगाए जाए इन तरह की सॉइल में, उनकी अच्छी यील्ड हो, अच्छी पैदावार हो, और सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये इंक्रीज करते हैं, ताकि जब भी पानी दिया जाए सॉइल में तो काफ़ी लंबे समय तक पानी रह सके उस सॉइल में, और जो भी प्लांट वहाँ पर लगा हुआ है उसको न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो इन सारी ही बेनिफिट्स के कारण अर्थवॉर्म्स को बोला जाता है फार्मर्स फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं हम आपको। देखिए, मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल। अब देखिए, इस तरह की टेक्निक में बहुत ही आसान सी भाषा में अगर आपको बताएं तो इस तरह की टेक्निक में क्या होता है, जो लाइव स्टॉक्स होते हैं, लाइव स्टॉक जैसे जो कि हमको हेल्प करते हैं, हमारे जो किसान होते हैं उनको हेल्प करते हैं उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए। जैसे काउस को पालते हैं लोग, बहुत सारी गोट्स होती हैं, बकरियां होती हैं, उनको पालते हैं। तो इन तरह की जो एनिमल्स होते हैं उनको लाइव स्टॉक कहा जाता है। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स इन द सेम फार्म। तो देखिए, एक ही फार्म होता है और उनका एक ही उनके पास ज़मीन होती है जिसपे वो अपना लाइव स्टॉक यानी अपने जो भी उनके पास एनिमल्स होते हैं, काऊ, गोट, इन तरह के एनिमल्स को भी पालते हैं, और इन्हीं तरह के फील्ड पे वो अपनी जो क्रॉप्स होती हैं उनको भी उगाते हैं, अपने जो भी उनको खेती करनी है उन तरह की चीज़ों को भी उगाते हैं। तो इसको कहा जाता है मिक्स्ड फार्मिंग। ये देखिए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था पहले लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज, जैसे हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था इस तरह की टेक्निक को। बट नाउ अ डेज जो हाई इनकम कंट्रीज हैं वहाँ पर भी इस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के वजह क्लाइमेट्स के लिए इस तरह की टेक्निक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि देखिए सेम फील्ड पे लाइफ स्टॉक्स को भी मेंटेन किया जा रहा है और सेम ही फील्ड पे क्रॉप्स को भी उगाई जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की प्रोसेस के बेनिफिट देखे गए मिक्स्ड फार्मिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, टॉलेस्ट ट्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है इसमें। तो डिफरेंट ऑप्शन है, आंसर है इसका ऑप्शन बी, सेकोया को माना जाता है टॉलेस्ट ट्री पूरे ही वर्ल्ड का। अगर आप यहाँ देख रहे हैं एक अडल्ट ह्यूमन बीइंग खड़ा है और इसकी हाइट आप देख रहे हैं, और ये जो ट्री है सेकोया, इसकी हाइट आप देख रहे हैं, और इसमें कंपेयर आप कर सकते हैं कि कितना टॉल ये ट्री हो सकता है। देखिए, ये जो टॉलेस्ट ट्री है वर्ल्ड का, इसको कोस्ट रेडवुड के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अगर साइंटिफिक नेम हम बोलें तो सेकोया सेम्परविरेंस है, और इसको हाइपर आयन के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर है ये, तो कैलिफोर्निया USA में अभी भी है ये। जिसको भी मौका मिलता है तो इन तरह की जगहों पे जाके इन तरह के ट्रीज़ को देखने का मौका वो बिल्कुल भी नहीं गंवाते। अब देखिए, ये हाइपर आयन जो है ये सिर्फ टॉलेस्ट ट्री ही नहीं माना जाता, बल्कि ओल्डेस्ट ट्री भी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्री भी माना जाता है, जो कि इसकी एज एक तरह से एस्टिमेट की जाती है कि 700 से 800 साल तक पुराना है ये ट्री। तो हमने देखा इसका कि टॉलेस्ट ट्री कौन सा है पूरे वर्ल्ड का।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए ह्यूमन स्किन इसमें से क्या है, ऑर्गेन है, टिश्यू है या सेल है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, तो बच्चों को इसका आंसर पता ही होना चाहिए। आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑर्गेन। स्किन जो है एक तरह का ऑर्गेन माना जाता है, जहाँ पर हमें पता है कि स्किन की बेसिक 3 लेयर्स होती हैं। एपिडर्मिस यानी सबसे ऊपर वाली लेयर, डर्मिस मिडल लेयर, और सबसे नीचे वाली लेयर को हाइपोडर्मिस कहते हैं। अब देखिए ये लार्जेस्ट ऑर्गेन है ह्यूमन बॉडी का, और अगर हम एरिया कितना ये कवर करता है इसकी बात करें तो 22 स्क्वायर फीट के अराउंड, मतलब 2 स्क्वायर मीटर के अराउंड ये एरिया कवर करता है हमारी पूरी ही बॉडी का। ये जो देखिए ये जो यूनिट्स हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये चेंज हो सकते हैं, पर्सन अडल्ट टू अडल्ट चेंज होते हैं। किसी की बॉडी, कोई जो है वो शॉर्ट होता है, कोई जो है वो टॉल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। बट एक एवरेज अडल्ट की अगर हम बात करें तो 22 स्क्वायर फीट का ये एरिया कवर करता है, और इसका वेट होता है अराउंड 6 पाउंड्स यानी 2.7 किलोग्राम्स अडल्ट्स में। तो ये हमने देखा ह्यूमन स्किन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, देखिए बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग्स इन, बाइल कहाँ स्टोर होता है ह्यूमन बींग्स की बॉडी की अगर बात करें। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर इसका ऑप्शन ए, गॉल ब्लैडर। तो देखिए सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बाइल बनता कहाँ है, तो बाइल प्रोड्यूस किया जाता है लिवर के द्वारा, और फिर लिवर से ये रिलीज होके स्टोर होता है कहाँ पर, गॉल ब्लैडर में। ये आपको याद रखना है। तो गॉल ब्लैडर सिर्फ और सिर्फ बाइल को स्टोर करने का काम करता है, जबकि बाइल प्रोड्यूस किया जाता है लिवर के द्वारा। गॉल ब्लैडर की अगर हम बात करें तो ये देखिए ये गॉल ब्लैडर की बॉडी होती है, ये इसका फंडस पार्ट होता है और ये इसका नेक पार्ट होता है। जब भी हम कोई खाना खाते हैं, जब भी हम किसी भी अपने फूड डाइजेशन की प्रोसेस में होते हैं, तो यहाँ से देखिए जो लिवर ने प्रोड्यूस किया हुआ है बाइल जो स्टोर है गॉल ब्लैडर में, ये बाइल रिलीज होने लगता है गॉल ब्लैडर से और आ जाता है कॉमन बाइल डक्ट में। अब कॉमन बाइल डक्ट में आने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं बाइल अब यहाँ पर आ गया है। कॉमन बाइल डक्ट में आने के बाद ये पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या पहुंच रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाइल, और जो कि हेल्प कर रहा है डाइजेशन में। जो भी हम फैट खाते हैं तो उनके डाइजेशन का काम करता है इस तरह के हमारे बाइल जूसेस। तो ये पूरा ही देखिए सब कुछ रिलेटेड होता है, जो भी हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है। पेनक्रियास से भी कुछ एंजाइम्स डायरेक्टली इस तरह के स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं हमारे, जहाँ पर फाइनल फूड जो है वो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट इज एन, वर्मी कंपोस्ट इसमें से किस तरह की चीज़ का एग्जाम्पल है, किस तरह के फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है। डिफरेंट ऑप्शन है बच्चों, आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर होता है वर्मी कंपोस्ट। अब देखिए क्या होता है वर्मी कंपोस्ट, किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए जो भी हमारी इन तरह की प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जो भी वेजिटेबल्स और जो फूड के वेस्ट होते हैं, जैसे किसी फल का छिलका हो गया या वेजिटेबल्स हो गई, उनको देखिए उनको छोड़ दिया जाता है इन तरह के वॉर्म्स के साथ। इन तरह के वॉर्म्स में क्या क्या आते हैं, देखिए अर्थ वॉर्म्स, वाइट वॉर्म्स एंड रेड विगलर्स जैसे वॉर्म्स होते हैं, उनके साथ इस तरह के जो वेजिटेबल वेस्ट, फूड वेस्ट होते हैं उनको रख दिया जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे डिग्रेड करके ये वॉर्म्स क्या करते हैं, धीरे धीरे इन तरह के जो फूड वेस्ट हैं उनको तोड़ते रहते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं एक तरह की ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर यानी वर्मी कंपोस्ट में। ये वर्मी कंपोस्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा रिच होती है, न्यूट्रिशन इसमें बहुत ज़्यादा होता है और सॉइल को कंडीशन करने का काम करती है। मतलब अगर कोई भी पौधा अगर उगाया जाए और उनमें इस तरह के सॉइल में जो मिट्टी होती है उसमें इस तरह के खाद यानी वर्मी कंपोस्ट डाल दी जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है उस पौधे की या जो भी चीज़ उगाई जा रही है उस सॉइल में। तो ये हमने देखा वर्मी कंपोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पूछ रहे देखिए, इन हैवी व्हीकल डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज, हैवी व्हीकल्स में डीजल का इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। क्यों किया जाता है ऐसे, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस में आंसर इसका ऑप्शन डी, इट हैज़ हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग। अब देखिए जितने यहाँ पर आपको इंजन दिखाए गए हैं, पेट्रोल, जो भी व्हीकल पेट्रोल से चलते हैं उनके किस तरह के इंजन होते हैं, जो भी व्हीकल डीजल से चलते हैं उनके किस तरह के इंजन होते हैं। तो देखिए जो भी हैवी व्हीकल्स होते हैं जैसे ट्रक्स होते हैं या बहुत ही हैवी लोड वाली जो कार्स होती हैं और भी जितने ये हैवी व्हीकल्स हैं इनमें डीजल को फिल किया जाता है, डीजल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और जो आम
हम जो व्हीकल होते हैं जैसे हमारे कार होती हैं और बाइक्स होती है तो उनमें पेट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीजल प्रोड्यूस करता है हाई पावर। तो डीजल इंजन देखिए बहुत हाई पावर वाले इंजन होते हैं, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करते हैं उन तरह के व्हीकल, क्योंकि हैवी व्हीकल मान लीजिए ट्रक का अगर हम एग्जांपल लें तो उसको चलाने के लिए ज़्यादा पावर चाहिए। पेट्रोल में उतनी पावर नहीं होती है जबकि डीजल में उतनी पावर होती है। तो हैवी लोड्स और लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनमें बेसिकली डीजल को फिल किया जाता है। एंड इकोनॉमिक सेविंग, तो देखिए डीजल फ्यूल जो है वो ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि ज़्यादा माइलेज देते हैं। कम कम अगर उनको कम फिल भी किया जाए तो ज़्यादा लंबे समय तक व्हीकल चल सकता है अगर हम पेट्रोल के कंपैरिजन में उसको देखें। तो इसीलिए इकोनॉमिक सेविंग का भी इसमें ऑप्शन होता है डीजल के व्हीकल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, ग्लास को इनमें से किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है? सुपर कूल, लिक्विड, कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉलिड या नन ऑफ दिस? आंसर है इसका ऑप्शन ए। ग्लास एक तरह का सुपर कूल्ड लिक्विड की कैटेगरी में आता है। अब देखिए अगर हम बात करें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या फ़र्क होता है, तो सॉलिड में जैसे कि हम सभी को पता है मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं, एकदम क्लोजली अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से, जहाँ मूव करने की बिल्कुल भी जगह नहीं होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर हम लिक्विड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, जहाँ पर लिक्विड को आराम से फ्री फ्लोइंग होता है, मूव करने की जगह होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में। गैस की बात करें तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल ही फ्री फ्लोइंग होते हैं, कहीं पर भी आराम से जा सकते हैं। तो अगर हम ग्लास की बात करें तो एक तरह का सुपर कूल्ड लिक्विड है, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं डिसऑर्डर्ड फॉर्म में, जैसे कि लिक्विड के केस में हम देखते हैं। यानी देखिए अगर बहुत बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसी जो आपके घर में ग्लास की विंडोज़ होती हैं उनको आप थोड़े दिन बाद देखेंगे तो वो विंडोज़ नीचे से थोड़ी सी मोटी हो गई होती हैं और ऊपर से थोड़ी सी पतली होती हैं। बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आप ऑब्जर्व करेंगे। ये नीचे से थोड़ी सी थिक क्यों हो गई है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ही देखिए बहुत स्लाइटली चेंजेस होते हैं जो कि आंखों से इतना ज़्यादा आपको नहीं दिखते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉलिक्यूल्स जो है वो ट्रेवल करके उस ग्लास विंडो के उसके बॉटम पे आ गए हैं, इसलिए उसका बॉटम पार्ट जो है वो थिक हो जाता है और ऊपर में आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता। तो ये इसलिए है क्योंकि ग्लास एक तरह का सुपर कूल्ड लिक्विड है जहाँ पर इसके मॉलिक्यूल्स स्लाइटली मूव करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही स्लोली मूव करते हैं और इसीलिए इसको एक तरह के लिक्विड लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोवाइड करते हैं। पूछ रहे देखिए ड्राई आइस इज, ड्राई आइस इसमें से क्या है? तो ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड की एक तरह की सॉलिड फॉर्म है। कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरह से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और बना दी जाती है ड्राई आइस। तो देखिए ये ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड की एक फॉर्म होती है जो कि सब्लिमेट होती है, डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए सब्लिमेट ऐसी टर्म होती है, ऐसी फेनोमेना होती है जहाँ पर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना। तो ये होता है ड्राई आइस के केस में। और किस टेम्परेचर पे होती है? तो -78.5 डिग्री सेल्सियस या उससे भी हायर टेम्परेचर पे इस तरह का सब्लिमेशन यानी इस तरह का फेस चेंज होता है सॉलिड टू गैस इन तरह की ड्राई आइस में। तो बहुत ही स्ट्रिक्टली मना किया जाता है इन तरह की ड्राई आइस को टच करने से, क्योंकि फिंगर जो है वो ख़राब हो सकती है अगर इन तरह की ड्राई आइस को कोई भी टच करता है। तो बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है टेम्पररी रेफ्रिजरेशन, यानी मतलब आपको किसी तरह का अपना इंजेक्शन एक जगह से दूसरी जगह पे आप ट्रैवल करें और अपना इंजेक्शन ले जाना है जिसको रेफ्रिजरेशन में ही रखना है आपको, तो इस तरह के टेम्पररी रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है ड्राई आइस। कूलिंग रिएक्शंस के लिए लैब्स में इस्तेमाल की जाती है और जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स होते हैं उनको अगर शिपिंग करनी है यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करना है तो इन तरह के ड्राई आइस में रख के उनको ट्रांसफ़र किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज के इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, इनमें से कौन सा मेटल सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल माना जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी केसियम। तो देखिए केसियम को सॉफ्टेस्ट मेटल माना जाता है। पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें तो 133 इसका नंबर है। इसकी कंसिस्टेंसी अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें तो वैक्स जैसी इसकी कंसिस्टेंसी होती है, बिल्कुल वैक्सी फॉर्म होती है इसकी। मोस्ट कॉमन यूज़ की अगर हम बात करें केसियम की तो इसको यूज़ किया जाता है एज अ ड्रिलिंग फ्लूइड, मतलब एक तरह के हैवी फ्लूइड की तरह इसको यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से अर्थ में होल्स किए जाते हैं, ड्रिल किया जाता है अर्थ की अगर कहीं पर भी ड्रिलिंग वगैरह करनी है तो उन पर्पस के लिए एज अ ड्रिलिंग फ्लूइड इस्तेमाल किया जाता है केसियम को।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट करेंगे आपको अपने आने वाले रेलवे फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन में। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और अगर कोई भी सवाल या सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें देख सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।